हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है बैक बॉन्डिंग। बट बैक बॉन्डिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। डिफरेंट वे मीन्स हम लोग हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बुक पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हम लोगों को नहीं आता है। और कॉन्सेप्ट जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। मैं जैसे अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं आपको क्रैक करने का तरीका बताऊंगी कि आपको इन शॉर्ट पढ़ना भी है, समझना भी है और क्रैक भी करना है। ठीक है, और बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पे अब वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, ये टॉपिक को तो मैं आज खत्म करूंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो मैंने लिखा था, इनर पेयर इफेक्ट खत्म करके, ये सारा खत्म करके मैं जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एसिडिटी बेसिसिटी एक चैप्टर है, 2 दिन की क्लास में हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं बट इससे बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास से। जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई BH3 फॉर्म्स अ डक्ट बट BF3 नॉट विद अमोनिया। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सिर्फ एक है, बैक बॉन्डिंग। तो इसको समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, बोरोन। दोनों में कॉमन फैक्टर है हमारा बोरोन। ठीक है, हमारा पता है बोरोन क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। ठीक, मैंने फ्रॉम फर्स्ट क्लास आपको बताया है कि जो लास्ट के वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं दे इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो हम लोग बॉन्डिंग की ही बात करें। अडक्ट मीन्स होता है बॉन्ड, अडक्ट का मतलब होता है बॉन्ड। पहले तो इसी को ब्रीफ में समझो। ठीक है, हम लास्ट की वैलेंस ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 2s2, 3 होती है, एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जब बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, ये है हमारा बोरोन का ऑर्बिटल डायग्राम। बोरोन जब फ्लोरीन के साथ, चाहे यहाँ फ्लोरीन है चाहे यहाँ हाइड्रोजन है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि फ्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक के साथ यहाँ बॉन्ड बन गया, एक के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक ऑर्बिटल मेरा यहाँ पे रिमेन रह गया। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी p ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी p ऑर्बिटल। जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब फ्लोरीन के साथ जब ये बॉन्ड बना रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 and 1 2, 1 and 1 2, 1 and 1 2, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेगा, अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्टेट है वो इसको अपना कंप्लीट करना। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं BF3। ठीक है, मैंने यहाँ BF3 किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप मेरा वाला फॉर्मूला लगाओगे जो मेरी फर्स्ट क्लास में है, देखिए आप सीधा यहाँ आ रहे, गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो और वहां से देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। बोरोन आउटर मोस्ट में कितने, 3 माइनस ये वैलेंसी 3 अपॉन में 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनना है वो कैसे बनेगा, बोरोन को आप यहाँ करोगे। ठीक है, यहाँ आपने फ्लोरीन एंड दिस इज आल्सो फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे इसके आप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। ठीक, अब बोरोन ने तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके फिल हो गए, 2 और 4 और 6, बट इसके पास अभी भी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ी है। तो ये क्या करेगा, होगा क्या, इसके पास है एम्प्टी p ऑर्बिटल और इसके पास है लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, अपने ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, कि पहले तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, ठीक है, इसके बाद बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
एम्प्टी पी ऑर्बिटल फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डोनेट कर दिए, इसके पी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए। इसी को हम बोलते हैं बैक, मतलब पहले बॉन्ड बनाया फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिए, बैक बॉन्ड बनाया। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इट इज लाइक डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे तो सब पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही इस फ्लोरीन के साथ भी कर सकता है। एक पी ऑर्बिटल है, एक टाइम पे वो एक पी ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक बार इसके साथ बना लिया, नेक्स्ट टाइम पे ऐसा हो सकता है ये फ्लोरीन भी कर दे, ये फ्लोरीन भी कर दे, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। व्हाट इज अ बैक बॉन्डिंग? बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल था, फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को दे दिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसके पास 2 ये इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और यहाँ पे 6 पहले से थे, 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोरोन इज सेटिस्फाइड कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। जब देखो कोई भी रिएक्शन होती है ना, मैंने हमेशा अपनी क्लास में बोला हर रिएक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे किसी में गैस निकल रही है, इस बैक बॉन्डिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या है? बोरोन की एम्प्टी जो ऑर्बिटल थी, ऑक्टेट था, वो कंप्लीट होना। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ बैक बॉन्डिंग इज ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई बोरोन की। सेकेंड एक और होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए तो क्या हुए? डीलोकलाइज्ड हो गए। वो भी हमारी एनर्जी को क्या कर देते हैं? थोड़ा सा कम कर देते हैं सिस्टम को। एंड एवरी सिस्टम वांट्स टू लोअर इट्स एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। तो दीज टू आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉर्मिंग अ बैक बॉन्ड इन BF3। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं। ये इतना आपको समझ में आया? बोरोन 5, इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल था। फ्लोरीन ने यहाँ पे तो नॉर्मल अपना बॉन्ड बना लिया शेयर करके। एक इसके पास एम्प्टी था, एम्प्टी में फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, तो ये बॉन्ड बना। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन में आते हैं कि BH3 अमोनिया के साथ अडक्ट बनाता है, पर BF3 के साथ क्यों नहीं? BF3 तो आपके समझ में आ गया है ना। अब हम यही चीज अप्लाई करेंगे BH3 पे। सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई ऑन BH3। बोरोन है, ठीक है, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये अडक्ट बनाता है, ये नहीं बनाता। अब मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बोरोन के पास यहाँ भी एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, पर हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अब अगर इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। और जब कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे बोरोन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट वांट्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो क्या होगा? कोई भी स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर, हैविंग अ चार्ज, वो इसके पास आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। अमोनिया इज अ वेरी गुड बेस, इज अ लुईस बेस विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिया आएगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा और इसको हम बोलते हैं अडक्ट। क्या बोलते हैं? अडक्ट। अडक्ट का मतलब है कोई भी लुईस एसिड है और कोई लुईस बेस है। लुईस एसिड क्या होता है? द स्पीशीज विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड लुईस बेस क्या होता है? स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बनता है, एक बाहर से स्पीशीज आई ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये कैसे शो होगा? BH3, अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। बहुत जगह आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं अडक्ट। क्या बोलते हैं? अडक्ट।
क्योंकि बोरोन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल था, अमोनिया ने वहां पे डोनेट कर दिया, तो इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता था। दिस इज कॉल्ड अडक्ट। तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। अगर कोई पूछेगा व्हाई दिस इज सो, बिकॉज इन BF3 ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग इज देयर, तो जो इंटरनल स्पीशीज इसके साथ लगी हुई है दैट इज फ्लोरीन, वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, उसके ऑर्बिटल को सेटिस्फाई कर रही है बाय बैक बॉन्डिंग। बट इन BH3 एज हाइड्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so it will not complete its octet, so ammonia will come and donates its lone pair of electron in its empty p orbital and form a bond, and this is called adduct. इसीलिए BH3 adduct बनाता है बिकॉज इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। BF3 बनाता है, BF3 adduct नहीं बनाता है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग से उसकी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे SiH3 सिलिकॉन H3 O नेगेटिव इज अ वेरी स्टेबल स्पीसीज। व्हाई? ये ऐसा क्यों है? देखो, सिलिकॉन किसके नीचे आता है? कार्बन फैमिली के नीचे आता है। कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बाहर के ले लेते हैं 2s2, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा, यहां चला जाएगा। ठीक है, अब इन कार्बन देयर इज नो एम्प्टी p ऑर्बिटल। बोरोन में था ना, तो उस वजह से बैक बॉन्डिंग हो गई थी, बट कार्बन में नहीं है। पर जब हम सिलिकॉन का केस लेंगे, देखो जो आपका होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं इन अ ग्रुप। 2s2 2p2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 3s2 3p2 सिलिकॉन की। सेम इसी तरीके से होगा, पर यहाँ पे आप 3s लिखोगे, यहाँ पे आप 3p लिखोगे। ठीक है, अब इसके पास भी कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, बट जैसे ही 3 आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब 3 आता है तो इसी के साथ ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाती है 3d। कौन सी इंक्लूड हो जाती है? 3d। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स इट डोंट हैव p ऑर्बिटल बट इट हैज एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। इट हैज एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। तो होता क्या है, यहां पे 3 तो इसने बना लिए हाइड्रोजन ने। ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए, बट एक अभी भी इसके पास एम्प्टी कौन सी ऑर्बिटल पड़ी है? 3d। और हम लोग ये अच्छे से पता है हम लोगों को, जहां पे डीलोकलाइजेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, वो काफी स्टेबलाइज हो जाता है। तो जैसे ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो सकता है इन इट्स एम्प्टी 3d ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। एक 3 तो हाइड्रोजन ने बनाया, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है ये। ठीक है, पर फिर भी इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस d ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन शो करेगा, जिसकी वजह से ये स्पीसीज काफी स्टेबल होगी। तो जब भी प्रोडक्ट में ऐसी स्पीसीज बनेगी तो इट वांट्स टू मेक अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन बिकॉज द नेगेटिव चार्ज गेट डीलोकलाइज्ड इन इट्स एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। This is also called back bonding. So this species is very stable. ठीक है, समझ में आया? क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है पर d ऑर्बिटल है। और ये बॉन्डिंग अगर हम लोग कहें तो जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि p ऑर्बिटल में है, तो हम इसको बोल देते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। जैसे जो पिछले वाली थी, क्योंकि वो pp में थी, फ्लोरीन की 2p थी और बोरोन की भी 2p थी, तो उसको बोल देते हैं p पाई, क्योंकि इसकी भी p ऑर्बिटल है, इसकी भी p ऑर्बिटल है, तो उसे बोल देते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्योंकि इसकी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको बोल देंगे d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे हम लोग मूव कर सकते हैं, पर 2 चीजें अभी और रह गई हैं।
वो हम लोग कर लेंगे। तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो मैंने साइड में लिखे हैं हम बहुत इजीली कर लेंगे। जो दो है पार्ट, कंडीशंस एंड फैक्टर्स, इसकी कंडीशन क्या है? बैक बॉन्डिंग होने की क्या क्या कंडीशंस है? टू मेन कंडीशंस है। नंबर 1, एक्सेप्टर एंड डोनर स्पीशीज, एक्सेप्टर एंड डोनर स्पीशीज। भाई बैक बॉन्डिंग कहां होगी? जहां पे एक ऐसी स्पीशीज होगी जो एक्सेप्ट कर सकती है, एक ऐसी स्पीशीज होगी जो डोनेट कर सकती है। जैसे BF3 में था भाई, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल थी, तभी तो ना बैक बॉन्डिंग होगी। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि एक्सेप्टर एंड डोनर स्पीशीज शुड बी देयर। एक्सेप्टर एंड डोनर, अब डोनर कौन होगा? जैसे जिनके पास चार्ज हो, जैसे O नेगेटिव था, या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे अमोनिया है, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। एक्सेप्टर कैसे? बोरोन, बोरोन इज अ वेरी गुड एक्सेप्टर। और कौन हो सकता है? जैसे फोस्फोरस। अगर मान लो फोस्फोरस किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, जैसे सिलिकन के पास थी। तो एक सबसे फोरमोस्ट कंडीशन है एक्सेप्टर एंड डोनर स्पीशीज शुड बी देयर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्टर और डोनर स्पीशीज है ना, चाहे एक्सेप्टर चाहे डोनर, शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड एलिमेंट। चाहे एक्सेप्टर हो, स्पीशीज हो, चाहे डोनर, कोई ना कोई एक एटम 2p पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। मतलब जब किसी में भी बैक बॉन्डिंग हो रही होगी तो उसमें से कोई भी एक स्पीशीज, चाहे वो एक्सेप्टर है चाहे वो डोनर है, वो सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है हमारे सेकेंड पीरियड के। बोरोन, जिस भी आप एग्जाम्पल में बैक बॉन्डिंग करने जा रहे हो, आप सोच रहे हो करने की, एक स्पीशीज सेकेंड पीरियड की होनी जरूरी है। मतलब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई एक इसमें से जरूर होना चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हम लोग सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, एसिडिटी का आपको बताना है ट्रेंड इन BF3। अच्छा, इससे पहले कंडीशंस हमने पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग को। फैक्टर्स, ठीक है, कंडीशंस आपको पता चल गई, दो है, एक्सेप्टर एंड डोनर स्पीशीज। सेकेंड है कि चाहे वो एक्सेप्टर हो चाहे वो डोनर हो, पर वो सेकेंड पीरियड का एक, कोई भी एक, चाहे एक्सेप्टर चाहे डोनर होना चाहिए। फैक्टर्स क्या? बस फैक्टर्स का एक ही है, दैट बैक बॉन्डिंग is inversely proportional to size, inversely proportional to electron, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड होमो एंड लुमो गैप, वेरी इंपॉर्टेंट, होमो एंड लुमो गैप। अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी बात से आते हैं, होमो एंड लुमो गैप। ठीक है, अब एक एक करके मैं ये फैक्टर्स को समझाऊंगी और एग्जाम्पल के साथ हम इसको करते हुए चले जाएंगे कि बैक बॉन्डिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, मतलब साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस मींस, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जैसे कोई दो स्पीशीज है, अगर एक इतना सा है एक इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस है ना उनमें बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो साइज डिफरेंस जितना कम होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी होगी। इनवर्स है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतनी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। होमो और ल्यूमो का गैप जितना कम होगा उतनी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग लेते हैं साइज डिफरेंस, एक एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद धीरे धीरे सारे फैक्टर्स को मैं आपको समझाऊंगी। सो फर्स्ट इज साइज डिफरेंस। ठीक है, पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं साइज डिफरेंस का।
कि साइज डिफरेंस कैसे अफेक्ट करता है बैक बॉन्डिंग को। इसका एग्जाम्पल है बहुत पॉपुलर BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। ट्रेंड ऑफ लुईस एसिडिटी, ट्रेंड ऑफ लुईस एसिडिटी। देखो पहले तो क्या करना है, पहला आपको करना है कि इनके आपका जो भी वैलेंस ऑर्बिटल है वो लिखो। ये इसका आउटर मोस्ट में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p में एम्प्टी होती है इसकी, इसकी भी 2p है। इसका क्या है 2p, बोरोन तो सब में कॉमन है तो इसमें तो 2p है ये, ठीक है। बट क्लोरीन कहाँ से आ जाता है 3p से। ब्रोमीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं 4p में, और आयोडीन के किसमें होते हैं 5p में, ठीक है। चलो देखो एम्प्टी ऑर्बिटल तो सब में है। अगर मैं ड्रॉ करूं BF3, यहां भी एम्प्टी है, क्लोरीन है, ठीक है। एक को समझाते हैं, इसी तरह से सारा ट्रेंड है। देखो एम्प्टी पी ऑर्बिटल तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्योंकि बोरोन इज अ कॉमन वन। अब मैंने बोला था बैक बॉन्डिंग की पहली कंडीशन एक्सेप्टर एंड डोनर। इट इज ए एक्सेप्टर, इट इज ए डोनर हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, पहली कंडीशन तो हो गई। सेकेंड, इन दोनों में से एक्सेप्टर और डोनर में से कोई भी एक स्पीशीज सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। 2p 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 2p, मतलब बैक बॉन्डिंग तो होगी, सब में होगी। बट जो हमने फैक्टर अभी हमने पढ़ा था कि साइज का डिफरेंस जितना कम होगा उतनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अब देखो इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, बट बिकॉज इसमें क्या है 2p 2p इन्वॉल्व है। जैसे अगर एक ऐसे है, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, मतलब एक का साइज तो सेम ही है, दूसरे का बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में साइज बढ़ता चला जाएगा, तो उतनी बैक बॉन्डिंग हो तो रही है बट लेस इफेक्टिव, ठीक है। तो या मतलब BF3 में जो बैक बॉन्डिंग हो रही है इज वेरी इफेक्टिव। मतलब ये जो है पहले तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है, फिर ये अपने लोन पेयर इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में इसने डोनेट कर दिया, इसे बोला बैक बॉन्डिंग। तो होगा क्या, ये बात तो समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, पर एज जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं साइज डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव होती जा रही है, लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो होगा क्या, इससे हमारे को क्या मतलब, हमें तो लुईस एसिड वाला बताना था। हम ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, फ्लोरीन ने बोरोन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, ये एम्प्टी ऑर्बिटल और एम्प्टी हो गई, ये तो सबसे ज्यादा एसिड होना चाहिए था। बट नो, बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग होता क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बट एज देयर साइज आर वेरी कंपेरेबल, इट कैन डोनेट इट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, डोनेट बैक कर देगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे एम्प्टीनेस था वो कम हो जाएगा, लुईस एसिडिटी कम हो जाएगी। सो दिस इज द वीकर लुईस एसिड। अब यहाँ जैसे जैसे जा रहे हैं साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो दिस विल, यहाँ पे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिस वजह से दिस विल बी द मोर एसिडिक। तो BI3 इज द मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल, ठीक है। समझ में आ गया कि साइज डिफरेंस, मतलब अगर पहले तो सारी कंडीशन देखो एक्सेप्टेड डोनर, सेकेंड देखो कि क्या मतलब सेकेंड पीरियड का कोई है बैक बॉन्डिंग होगी, हाँ हो रही है। अब बैक बॉन्डिंग हो रही है, कितनी इफेक्टिव हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेंड को लगा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट फैक्टर भी देखते हैं, ठीक है। ये था साइज डिफरेंस का एक एग्जांपल। अब हम लोग करते हैं सेकेंड, सिलिकॉन F4 वाला। ठीक है, अब
पे बताना है एसिडिटी का ट्रेंड, ठीक है। देखो अभी हमने करा था सिलिकॉन किस में आता है, कार्बन वाली फैमिली में आता है, इसके पास होती है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्या होती है 3d, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन ने अपना बना लिया, ठीक है। देखो SiO4 का स्ट्रक्चर मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बनाया था, इट्स नॉट अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाया, बट इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। चलो ये होता है, इसी तरह यहाँ पे भी होगा, ये है यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ है और ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है, सब में है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ। अब देखो पहला काम, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल मींस दिस इज अ एक्सेप्टर स्पीसीज, ये मेरी एक्सेप्टर हो गई, ये मेरी डोनर स्पीशीज होगी हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है। सेकेंड, जो फ्लोरीन है उसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें होते हैं, 2p में, पर सिलिकॉन में कहां पे होते हैं, सिलिकॉन का क्या है 3d। मैंने बोला था जो बैक बॉन्डिंग आपको दिखानी है उसमें कोई भी एक स्पीशीज चाहे एक्सेप्टर है चाहे डोनर है सेकेंड पीरियड की होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा सेकेंड पीरियड है, पर जब मैं यहां जाऊंगी ये 3d है, ये क्या है 3p है, फिर मैं यहां पे मूव करूंगी 3d, बट ये क्या है 4p एंड 5p, ठीक है। मतलब इसमें तो बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें तो बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, एक टाइम पे एक के साथ होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, पर इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से मैंने बोला था जो साइड आइटम है चाहे एक्सेप्टर है चाहे एक स्पीशीज सेकेंड की होनी चाहिए, मतलब इन तीनों में तो बैक बॉन्डिंग है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझा के लुईस एसिडिटी नहीं बता सकते। तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, तो यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला, जो मैंने बताया ना फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इन तीनों में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, चारों चीजों में फैक्टर तो सेम होना चाहिए ना, जैसे पिछले में हमने बैक बॉन्डिंग ले ली। इसमें अब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फैक्टर, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग कम होगा, अगर कम होगा तो ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लगाएंगे जब हम, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगाते हैं, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ऑब्वियसली इसमें एम्प्टीनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो और जहां जैसे जैसे इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा उसमें एसिडिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको एम्प्टी कर देगा तो ये ज्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा, फिर ये, मतलब यहाँ पे जब ट्रेंड आएगा वो आएगा सिलिकॉन F4 इज मोर एसिडिक देन Cl4, तो यहाँ पे रीजन हम क्या देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके का ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3OH and SiH3OH. SiH3OH आपको इसमें बताना है कि कौन सबसे ज्यादा, देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एसिडिटी के ऊपर, ठीक है। चाहे आप ये पीजीटी का एग्जाम ले लो, हायर एजुकेशन कमीशन ले लो, नेट ले लो, सब में ये वाले कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर आप लोग अपने आप से निकालेंगे मेरी फर्स्ट क्लास से जाके, ठीक है। इसका जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो और एक और होता है, कैसे करेंगे इसको हम,
देखो सारे कॉमन फैक्टर HHH मैंने अपनी क्लास में बताया, कॉमन फैक्टर हटा लो सारे, चलो कॉमन फैक्टर तो कॉमन ही है इसमें। आपको क्या करना है, देखो एसिड कौन होता है जो H पॉजिटिव डोनेट कर दे, ठीक है, मतलब इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। जब ये H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है एसिडिटी, हम ये चीज पे भी जज करते हैं कि जब H पॉजिटिव दे दिया तो जो स्पीशीज हमारी बनी वो कितनी ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो कार्बन के तो सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं 1 2 3 4, इसके पास तो कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, बट इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इसमें डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। और मैंने बताया जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब आफ्टर डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव दिस स्पीशीज इज वेरी वेरी स्टेबल, सो इट विल बी मोर एसिडिक। ये H पॉजिटिव देगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसका जो है 3D ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो इट विल बी अ डीलोकलाइज हो रहा है तो स्टेबल हो रहा है, तो इट विल बी अ वेरी स्टेबल स्पीशीज। तो एसिडिटी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, SiH3 या मैं करवा देती हूँ, बहुत आसान है। जब हम कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस तो कर ही लें आज, ठीक है। SiH3 ये है 2, SiF3 एंड CH3 ओके। हमें ये बताना है इसमें बेसिसिटी का ट्रेंड बताना है। ये आ गया हमारा बेसिसिटी, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। देखो इसका स्ट्रक्चर होगा बेंट लाइक, SiH3 SiH3, यहाँ पे SiF3, यहाँ पे CH3। आपको बताना है कि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके ज्यादा बेसिक है, ठीक है। देखो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें पता है कार्बन के पास तो कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है नहीं, ना पी ऑर्बिटल है, तो कोई भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो दिस विल बी मोर बेसिक, ठीक है। जैसे 1 2 एंड 3। अब इन दोनों में करते हैं, यहाँ भी डी ऑर्बिटल है, यहाँ भी डी ऑर्बिटल है, डीलोकलाइजेशन तो होना ही होना है। अब कौन बेसिक होगा, अब देखो सिलिकॉन के बगल में हाइड्रोजन, सिलिकॉन के बगल में फ्लोरीन। ऑब्वियस है फ्लोरीन सिलिकॉन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। अब जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, और जो डोनेट करता है वही तो अच्छा लुईस बेस होता है। तो इन तीनों में मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, ये, बिकॉज ऑफ नो बैक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 1। इन दोनों में कौन होगा, बिकॉज बैक बॉन्डिंग तो दोनों में है, पर यहां सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है, तो ये इससे ज्यादा होगा बेसिक, नंबर 1 नंबर 2। और अगर क्वेश्चन आ जाता है किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो अब ये तो हमारा हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर, और ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा बैक बॉन्डिंग का। तो बैक बॉन्डिंग का अगर आता तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 2 नंबर 1 एंड नंबर 3। इसमें सबसे ज्यादा, इसमें फिर इसमें। चलिए क्लास इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस और जो मेरा एमओटी की ट्रिक है वो मैं शेयर करूंगी। थैंक यू।